ऐसा लग रहा है कि हरियाणा टू महाराष्ट्र बैक टू बैक हार के बाद साथी दल कांग्रेस से खफा हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने अब साफ साफ कह दिया है कि वो इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने को तैयार हैं, बशर्ते वो कोलकाता नहीं छोड़ेंगी, वहीं से ये जिम्मेदारी संभालेंगी। और यहां तक तो ये मान सकते थे कि ये ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षा है, लेकिन जैसे ही उनका बयान आया, उद्धव गुट की तरफ से संजय राउत ने दीदी के विचार पर सहमति का वीटो मार दिया। यानी सहयोगी दल भी यही चाहते हैं कि ममता आए। हालांकि बीजेपी इसे भानुमति का कुनबा बताते हुए मौका परस्ती करार दे रही है। जो भी हो, अगर ममता बनर्जी की इंडिया ब्लॉक में वापसी हुई तो इतना तो तय है कि विपक्ष में बड़े भाई की लड़ाई और तेज हो जाएगी। और ऐसे में सवाल यह भी बनता है कि क्या कांग्रेस के INDIA ब्लॉक से विदाई होगी, क्योंकि अब तक कांग्रेस ही इंडिया ब्लॉक में बड़े भाई की भूमिका निभाती रही है। लेकिन खराब परफॉर्मेंस और ममता के एक बयान ने कांग्रेस के रोल पर सवाल पैदा कर दिए। ममता दीदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने इंडिया गठबंधन का गठन किया था, अब इसे मैनेज करना मोर्चे का नेतृत्व करने वालों पर निर्भर है। अगर वो ये नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ। अगर मुझे अवसर दिया गया तो मैं इसका सुचारू संचालन सुनिश्चित करूंगी। यानी ममता बनर्जी ने इंडिया में शामिल होने की इच्छा तो जताई, लेकिन अगुवाई वाली शर्त के साथ। तो महाराष्ट्र में हार के बाद नई कमान तलाश रहे संजय राउत को एक बड़ा मौका नजर आया। ममता जी की ये राय हमें मालूम है। हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे, चाहे ममता जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, शिवसेना हो, हम सब लोग एक साथ हैं। कुछ थोड़े बहुत अगर मतभेद है, हम खुद कोलकाता में जाकर ममता दीदी से बात करने वाले हैं। हालांकि बीजेपी उसे भानुमति का कुनबा करार दे रही है, जिसमें सभी मौके की तलाश में रहते हैं। के कुनबे में सत्ता संघर्ष चल रहा है, कभी सपा, कभी DMK, कभी शिवसेना और अब TMC की ममता बनर्जी भी इस संघर्ष में शामिल है और सभी अपना अपना राग अलाप है। बहरहाल बीजेपी ने जिस तरह इंडिया ब्लॉक को बैक टू बैक शिकस्त दी, उससे एक बात तो तय है कि सियासत के इस धड़े में आने वाले दिनों में बड़ा उलटफेर हो सकता है, जिसका इशारा ममता बनर्जी का बयान भी दे रहा है। महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित विधायकों सहित फडणवीस और शिंदे ने आज विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली, लेकिन कहते हैं कि सियासत में संदेश देने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा जाता। तो भला CM फडणवीस ये मौका क्यों गंवाते? शिवाजी की शरण में जाकर फडणवीस और शिंदे ने भी ऐसा ही संदेश दिया। विधानसभा कॉम्प्लेक्स में घुसते ही फडणवीस और उनके डिप्टी शिंदे और अजीत पवार सबसे पहले शिवाजी की प्रतिमा के पास पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी। जब विधानसभा के अंदर घुसे, यूं तो इस तस्वीर में कुछ भी खास नहीं है, लेकिन एक नजरिए से देखें तो ये उन लोगों संदेश देने की कोशिश है जिन्होंने चुनाव से पहले शिवाजी के नाम पर आसमान उठा रखा था। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के दौरान सिंधुदुर्ग में शिवाजी की तूफान में टूट गई थी। तब विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाते हुए खूब हंगामा किया था। शिंदे सरकार पर करप्शन के आरोप मढ़े, शिवाजी के प्रति सम्मान न रखने की तोहमत लगी। लेकिन वक्त बदला, फडणवीस ने वापसी की तो सबसे पहले उन्हीं शिवाजी की शरण में गए और विपक्ष को संदेश दिया कि शिवाजी हमारे लिए सियासत का मुद्दा नहीं, सम्मान और गौरव का प्रतीक है। यानी महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र का पहला दिन छत्रपति शिवाजी महाराज को और नमन के बाद शुरू हुआ। महाराष्ट्र में करारी हार और अब EVM पर उद्धव गुट की रार और विपक्षी एकजुटता पर अबू आजमी के सवाल। क्या महाराष्ट्र में चुनाव के बाद नया घमासान शुरू हो गया? क्योंकि आज विधानसभा में आदित्य ठाकरे और उनकी पार्टी के विधायकों ने ये कहते हुए शपथ से इनकार कर दिया कि ये जनता का मैंडेट नहीं बल्कि EVM का मैंडेट है। यानी फिर EVM पर सवाल। बहिष्कार किया है, इसी का एक ही कारण है। अगर आप देखें तो मार्केटवाड़ी में डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को EVM के हिसाब से, EVM के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग कर रहे उसके माध्यम से मौकरी कर रहे हैं डेमोक्रेसी की। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट ना जनता का है ना महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट EVM का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। ऐसा आरोप यहाँ लगा कि कुछ फायदा नहीं है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए, उसको वहाँ उनको न्याय नहीं मिला तो उन्होंने कोर्ट में जाना चाहिए। उद्धव गुट के EVM अलाप पर सिर्फ सत्ता पक्ष ही तंज नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है कि विपक्ष में भी दो फाड़ हो गए हैं। क्योंकि अखिलेश ये नेता अबू आजमी तो सीधे कह रहे हैं, कैसा विपक्ष, कैसी एकजुटता। जो अपोजिशन के लोग हैं, हमसे कोई बात नहीं हुई, इलेक्शन में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया, टिकट बंटवारे में कोई बताया नहीं, तो फिर हमारा क्या लेना देना उनसे। हाँ, इस मुद्दे पर मैं भी कह रहा हूँ कि EVM
हट जाना चाहिए। एक बार लोगों को डाउट अगर है कि ईवीएम से हैकिंग होती है, ईवीएम से जो है लोगों को जिताया जाता है, हराया जाता है, तो एक बार जनता की मांग पे सबको इकट्ठा होकर के ईवीएम को हटा देना चाहिए। बहुत ही बचकाना हरकत ये लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसे अगर सारे चुनाव कल अभी देखिए विधान परिषद के चुनाव भी बैलेट पेपर पर होते हैं, फिर वो बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक पर ले लो। ऐसे देश भर में अगर यही चलता रहा तो कोई सरकार ही नहीं बनेगी। यानी शिंदे गुट उद्धव खेमे के विरोध को बचकाना बता रहा है, तो इंडिया के सहयोगी अखिलेश के अब्बू आजमी सीधे ये कह रहे हैं कि उनके विरोध से हमारा क्या लेना देना। सवाल ये है कि ईवीएम के खिलाफ क्या इसी एकजुटता और तैयारी के साथ विपक्ष लड़ाई लड़ना चाहता है। तो महाराष्ट्र नतीजों के बाद आपस में टकरा रहे इंडिया गठबंधन पर अब मायावती ने भी बड़ा हमला किया है। संभल पर सियासत करने वाले दलों को बहन जी ने नसीहत देते हुए वोट बैंक की राजनीति न करने की सलाह दे डाली। सपा और कांग्रेस को निशाना बनाते हुए मायावती यहां तक कह गईं कि ये दल वोट बैंक के लिए मुसलमानों को आपस में लड़ा रहे हैं, बल्कि ये पार्टियां मुस्लिम समाज को भी अर्थात तुर्क व नॉन तुर्क को भी वहां आपस में लड़ा रही हैं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। संसद में हंगामे को मायावती ने सपा और कांग्रेस के राजनीतिक स्वार्थ से जोड़कर देखा। संसद में विपक्ष देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। मायावती का आईना दिखाना कांग्रेस को इतना नागवार गुजरा कि बहन जी की शरण में सालों सियासत करने वाले कांग्रेस के इमरान मसूद उन्हें पहले अपनी पार्टी बचाने की नसीहत दे गए। बहन जी दलितों को ही खुश कर लें, दूसरों की चिंता छोड़ के अपनी पार्टी को बचा लें। उनकी पार्टी वो मिशन मूवमेंट जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने चलाया, जिसको काशी राम जी ने पोषित करने का काम किया, और जिस मिशन मूवमेंट से दलितों को अधिकार मिलने का काम हुआ, वो मिशन मूवमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर दम तोड़ रहा है। पहले ममता बनर्जी का तंज, अब मायावती की नसीहत और आदित्य ठाकरे के ईवीएम विरोध से अबू आजमी का किनारा इस बात का साफ साफ इशारा है कि लगातार मिल रही हार के बाद इंडिया ब्लॉक में तकरार अपने चरम पर है। देखना होगा ये द्वंद्व बातों बयानों से सुलझता है या विपक्षी लामबंदी का मकसद कुछ और है। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते ही अजित पवार को बड़ी राहत मिली। बेनामी ट्रिब्यूनल कोर्ट में चल रहे 1000 करोड़ की संपत्ति मामले में उन्हें कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। इतना ही नहीं, ट्रिब्यूनल कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में सीज की हुई अजित पवार की संपत्तियों को भी रिलीज करने का आदेश दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद आयकर विभाग की तरफ से जब्त संपत्ति लौटा दी जाएगी। मैं भाजपा के साथ कब गया हूँ बोलना। 1.5 साल हो गए, तो 1.5 साल क्या हुआ? कुछ भी अगर उन्होंने जो भी एलिगेशन किया वो सच्ची, उसमें सच मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हर एक को अपील करने का अधिकार है। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे पर सियासत न करे, भला ऐसा कैसे हो सकता है? कांग्रेस इसी बहाने बीजेपी को करप्शन की वॉशिंग मशीन करार दे रही है। भाजपा का मकान ही ऐसा बना है जहाँ पे उसके घर में घुसता है, एंट्री मिलती है तो वो क्लीन होके बाहर आता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जो दूर रहता है वो उनके इसमें वो पूरा बुरी तरह गंदा दिखता है, उनके ऊपर कुछ दाग होते हैं, पर इनके घर में आने के बाद में सब दाग निकल जाते हैं। यानी कांग्रेस ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले के पीछे भी बीजेपी की मेहरबानी मान रही है, जबकि अजित पवार इसे इंसाफ करार दे रहे हैं। दरअसल 2021 में 1000 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई थी। इन संपत्तियों के अजित पवार परिवार के होने का दावा किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ के देश सुरक्षित तो धर्म सुरक्षित वाले बयान का मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी स्वागत किया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ का बयान देश हित में है, जिसमें उन्होंने कहा कि हर काम देश के नाम होना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है। इसीलिए देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। और इसलिए जो भी कार्य हो
व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके। इससे पहले सीएम योगी स्वर्वेद महामंदिर पहुंचे और वहां पूजा की। सीएम योगी जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, श्रद्धालुओं ने शंख बजाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री कुछ श्रद्धालुओं के पास पहुंचे और उनसे बातचीत भी की। वाराणसी दौरे के दौरान सीएम योगी का ये नया नारा फिर चर्चा का विषय बन गया। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, जिसकी महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में भी खूब चर्चा हुई थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया है, उस बयान को भारतीयता यानी हिंदुस्तानियत के परिप्रेक्ष्य पस मंजर में देखा जाना चाहिए। उनका यह बयान किसी को चिढ़ाने या किसी पर आपत्ति करने वाला नहीं है। प्रयागराज पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने महाकुंभ 2025 की तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने वहां चल रही तैयारियों का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में जन आश्रय स्थल का उद्घाटन भी किया। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने पुलिस वालों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कुंभ के व्यवस्थित आयोजन के लिए पुलिस वालों को मिलकर काम करने की सलाह दी। प्रकार के आयोजन है जहाँ पे हमें अपने इस महानगर की कुंभ की दुनिया के सबसे बड़े आयोजन की आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन की छवि को ठीक करना और उसके माध्यम से राज्य की छवि को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना हो। उन स्थितियों में हमको भी अपने को उसकी रूप तैयार करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने मेला प्राधिकरण कार्यालय अखाड़ों के साधु संतों के साथ भी बैठक की। इस दौरान उन्होंने साधु संतों की समस्याओं के बारे में जाना और उन्हें दूर करने का भरोसा दिया। सीएम योगी के प्रयागराज दौरे के दौरान कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और नंदगोपाल नंदी भी मौजूद रहे। गाय को राजमाता का दर्जा नहीं देने पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यूपी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन मुख्यमंत्रियों से उम्मीदें थी उन्होंने ऐसा नहीं किया। जबकि महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम एकनाथ शिंदे ने गाय को राजमाता का दर्जा देकर अपना राष्ट्र धर्म निभाया। वो गोरक्ष पीठ के स्वामी जी थे और ये मोहन यादव जी को भक्त माने जाते हैं, इसलिए आशा इन्हीं से थी, लेकिन निकल गए शिंदे जी आगे और अभी तक इनकी तरफ से कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दोनों राज्यों में गाय को राजमाता का दर्जा नहीं देने पर कड़ी नाराजगी जताई। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि यूपी की योगी सरकार और मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार जल्द ही इस मामले में उचित फैसला लेगी। हिंदूवादी सरकार है और गाय को माँ कहने में इनको संकोच हो रहा है। माँ शब्द ही कह, हम तो और कुछ मांग भी नहीं रहे। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कितना बड़ा बजट दे दो, हम तो ये नहीं रहे कि जमीन दे दो, जायदाद दे दो, हम तो कह रहे हैं माँ कह के पुकार दो। मुंबई से मध्य प्रदेश के मुरैना लौटे शंकराचार्य ने कहा कि गौ माताओं को पशु की सूची से हटाकर माता की सूची में लाना जरूरी है। इससे गायों के प्रति आम लोगों का नजरिया बदलेगा और गायों की हो रही दुर्दशा में भी कमी आएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां की जा रही हैं और इस बीच गंगा के प्रदूषित होने पर एनजीटी ने चिंता जताई। एनजीटी ने पूछा है कि गंगा नदी में जाने वाले 50 नालों के पानी को रोकने के लिए क्या जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। एनजीटी ने तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता जाहिर की है, क्योंकि महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में दूषित गंगा का जल श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालेगा। महाकुंभ से पहले एनजीटी ने गंगा को प्रदूषित होने से बचाने के लिए 23 सितंबर को यूपी के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का गठन किया था और सरकार द्वारा उठाए गए कदम की रिपोर्ट भी मांगी थी। लेकिन करीब 2 महीने बाद भी एनजीटी के समक्ष रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई। एनजीटी का कहना है कि महाकुंभ शुरू होने से पहले गंगा नदी में गिर रहे गंदे नाले को रोकने की जरूरत है, क्योंकि करोड़ों लोग महाकुंभ में आएंगे और अगर गंगा में गंदे नाले के पानी को गिरने से रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाया नहीं गया तो इससे श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। एनजीटी ने हाई पावर कमेटी के इस मुद्दे के प्रति संवेदनशील होने की भी अपेक्षा की है। इस मामले में एनजीटी की तरफ से 9 दिसंबर की तारीख तय की गई है। योगी के यूपी में लाउड आवाज नहीं तो बाबा की पुलिस आवाज धीमी कराने पहुंच जाएगी, क्योंकि यूपी में लाउड स्पीकर पर स्ट्राइक 2.0 अब शुरू हो चुका है। फिर चाहे मंदिर हो या मस्जिद, मेला हो या ठेला, आदेश है आवाज जरा नीचे।
और योगी के इस आदेश को पूरा करने के लिए लखनऊ से पीलीभीत तक अफसर सड़कों पर उतर चुके हैं। हम इस वक्त लखनऊ के ही ऐशबाग के सबसे बड़े ईदगाह पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा जो लाउड स्पीकर हैं वो लगाए गए हैं और हर नमाज के वक्त इन लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। हालांकि पिछले आदेशों के बाद तमाम जगहों पर लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई की गई थी और उसके बाद तमाम जो लाउड स्पीकर हैं उनको तय मानक के अनुसार ही बजाने के निर्देश दिए गए थे। मुख्यमंत्री ऑफिस से मिले निर्देश के बाद शुरू हुआ ये एक्शन कई जिलों में जारी है। जहां अब तक कार्रवाई हुई उनमें लखनऊ, कन्नौज, पीलीभीत, गाजियाबाद, मेरठ, गाजीपुर और मऊ जैसे जिले शामिल हैं। दरअसल 18 जुलाई 2005 के एक सुप्रीम आदेश में लाउड स्पीकर और शोर को लेकर के अहम फैसला लिया गया था। इस फैसले के हवाले से योगी सरकार ने यूपी में लाउड आवाज को डाउन करा दिया। पिछले कुछ सालों में मंदिर मस्जिदों से लाखों लाउड स्पीकर उतरवाए गए। अब इसी एक्शन की दूसरी सीरीज शुरू हो चुकी है, क्योंकि योगी सरकार का साफ कहना है कि धर्मस्थलों पर अथवा गीत संगीत के कार्यक्रमों में तय मानक से अधिक आवाज तथा निर्धारित समय के बाद लाउड स्पीकर डीजे न बजे। कान फोड़ू स्वर वृद्धजन, रोगियों और स्कूल कॉलेज के बच्चों के लिए बड़ी समस्या है। पूर्व में इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई हुई थी। एक बार फिर इसका निरीक्षण करें। जहां स्थिति ठीक न हो तत्काल लाउड स्पीकर उतारे जाएं। योगी के इसी आदेश के बाद यूपी पुलिस एक्शन में है और शहर शहर कान फोड़ू लाउड स्पीकर और डीजे हटवाए और उतरवाए जा रहे हैं। दिल्ली में भले ही चुनाव तारीखों का ऐलान न हुआ हो, लेकिन अनौपचारिक की चुनावी जंग शुरू हो चुकी है। आप बीजेपी पर हमलावर है तो बीजेपी भी बैक टू बैक आम आदमी पार्टी पर वार कर रही है और इसी कड़ी में बीजेपी ने एक नया स्लोगन जारी किया है, जिसमें बीजेपी ने लिखा है, अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे। यानी दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ बीजेपी का यही स्लोगन उसे अपना विजय पथ नजर आ रहा है। दिल्ली में दिल्ली की जनता का जो मन है वो आज हमने अपने नारे के रूप में दिया है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जैसी भ्रष्ट सरकार से मुक्ति चाहती है और दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि अब इस सरकार को बदलना है। यानी बीजेपी जनता के बहाने अपने नारे को हवा दे रही है तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर करप्शन के आरोप मढ़ रही है। लेकिन कहानी आरोप प्रत्यारोप भर नहीं, बल्कि ग्राउंड लेवल पर बीजेपी संगठन पूरी तरह चुनाव में उतर चुका है। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनेगी और दिल्ली का ये हमारा संकल्प पत्र, दिल्ली की जनता का संकल्प पत्र है और पूरी भारतीय जनता पार्टी उस संकल्प को पूर्ति करने के लिए, दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाने के लिए उस दिशा में काम करेगी। यानी बीजेपी पूरे दम से सरकार में आने का दावा कर रही है। कैंपेन के आगाज के साथ प्रचार की गाड़ियां भी रवाना हो चुकी हैं। अब बाकी है तो बस जुबानी दंगल का सियासी दंगल में बदलना। जल्द ही दिल्ली उसकी भी गवाह बनेगी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की ऐतिहासिक नूरी जामा मस्जिद के एक हिस्से को गिराने के आदेश के बाद हंगामा मचा है। मस्जिद कमेटी इसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई है। करीब 180 साल पुरानी ये वही नूरी जामा मस्जिद है जिसके एक हिस्से के गिराने का आदेश पीडब्ल्यूडी ने दिया है। लेकिन इस आदेश को चुनौती देते हुए मस्जिद की इंतजामिया कमेटी हाईकोर्ट पहुंच गई। मेरे पीछे आप जो मस्जिद जो आप देख रहे हैं ये है नूरी जामा मस्जिद। इसी मस्जिद के ध्वस्तीकरण का जो आदेश है वो पीडब्ल्यूडी ने दिया है। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि इसके एक हिस्से को तोड़ा जाना जरूरी है। पीडब्ल्यूडी का आदेश सिर्फ मस्जिद के खिलाफ नहीं, बल्कि फतेहपुर बांधा जाने वाली सड़क के दोनों तरफ मौजूद मकानों के खिलाफ भी है। पीडब्ल्यूडी के आदेश पर लालौली इलाके के लोगों ने अपने घरों को पहले से तोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन नूरी जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी जिद पर अड़ी है। इंतजामिया कमेटी की तरफ से ध्वस्तीकरण को रोकने के खिलाफ दायर याचिका पर 13 दिसंबर को सुनवाई होगी। दरअसल फतेहपुर के लालौली इलाके में मौजूद नूरी जामा मस्जिद के एक हिस्से को सड़क चौड़ीकरण प्लान के तहत गिराने के आदेश के बाद नूरी जामा मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों में गुस्सा है। दावा है फतेहपुर की नूरी जामा मस्जिद ऐतिहासिक धरोहर है, लिहाजा सड़क के चलते मस्जिद के एक हिस्से को गिराना जायज नहीं है। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कड़ी सुरक्षा के बीच में फतेहगढ़ साहिब में एक गुरुद्वारे में सेवा की। श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से सुखबीर सिंह बादल को दी गई सजा का आज 5वां दिन है और सेवा देने के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच सुखबीर सिंह बादल गुरुद्वारा पहुंचे और लंगर हॉल में बैठकर जूठे बर्तन साफ किए। इस दौरान सुखबीर सिंह बादल के साथ कुछ और लोग वहां बैठे हुए नजर आए। सुखबीर बादल थालियों को धो धोकर उन्हें दे रहे थे, जबकि बगल में बैठा शख्स कपड़े से उन थालियों को साफ कर रहा था। अकाल तख्त साहिब ने बादल को अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के अलावा तख्त केसगढ़ साहिब, तख्त दमदमा साहिब, मुक्तसर और फतेहगढ़ साहिब में सेवादार के रूप में काम करने को कहा था। स्वर्ण मंदिर में सेवा के दौरान सुखबीर सिंह बादल पर नारायण सिंह चौड़ा ने गोली चलाने का प्रयास किया था, जिसमें वो बाल बाल बचे थे। बाद में सादे कपड़ों में मौजूद पुलिसकर्मियों ने आरोपी को पकड़ा था।
कोलकाता की सड़कों पर दौड़ती पीली एम्बेसडर टैक्सियां सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि कोलकाता की शान है। लेकिन अब ये पीली टैक्सियां इतिहास बनने वाली हैं। क्योंकि नए साल से सरकार ने 15 साल से पुरानी गाड़ियों को बैन करने का आदेश जारी कर दिया है। यानी 2024 के अंत तक ये टैक्सियां सड़कों से गायब हो जाएंगी। कोलकाता की धरोहर, कोलकाता की हेरिटेज पीली टैक्सी कोलकाता से इस साल के अंत तक करीब 2500 की संख्या में उठ जाने वाली है, क्योंकि कोलकाता में अब 15 साल का पुराना गाड़ी बैन कर दिया गया है। दशकों से ये पीली टैक्सी न केवल स्थानीय लोगों की जिंदगी का हिस्सा मानी जाती है बल्कि पर्यटकों के लिए भी कोलकाता की पहचान है। लेकिन अब ये युग खत्म होने वाला है। हालांकि सरकार के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस और टैक्सी यूनियन सड़कों पर उतर चुके हैं। राजधानी दिल्ली क्राइम कैपिटल बन चुकी है। शहादरा में आज सुबह एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक से आए 2 बदमाशों ने बीच सड़क पर 7 से 8 राउंड गोलियां चलाई। मृतक कारोबारी का नाम सुनील जैन है, जिन पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग की। सुनील जैन यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से अपने घर लौट रहे थे। तभी बाइक से आए 2 बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद वो जमीन पर गिर गए। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौका वारदात पर पहुंचे और जांच शुरू की। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पाया कि सुनील जैन नाम का व्यक्ति है, उसके गोली लगी है, 3-4 गोलियां लगी हैं उसको, और हमें कुछ राउंड भी मिले हैं यहाँ पर 5-6 के आसपास। तो अभी इसकी जांच कर रहे हैं। सुनील जैन की मृत्यु हो गई है। बदमाशों ने सुनील जैन पर उस वक्त फायरिंग की जब वो सुबह सैर के बाद घर लौट रहे थे। मृत कारोबारी कृष्णा नगर में रहते थे। उनकी उम्र 52 वर्ष बताई जा रही है। फिलहाल क्राइम और फोरेंसिक टीम मौके से साक्ष्य जुटा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली में कानून व्यवस्था पर राजनीति भी तेज हो गई है। देखिए, दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत भयावह हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी हालत हो गई है और खुलेआम गोलीबारी हो रही है, खुलेआम चाकूबाजी हो रही है। इतनी हिम्मत कैसे हो गई अपराधियों की कि वो खुलेआम गोलीबारी कर रहे हैं दिल्ली की सड़कों के ऊपर। पुलिस हथियारों की तलाश कर रही है, लेकिन दिल्ली में दिन दहाड़े इस मर्डर ने कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी दिल्ली में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। एक 22 साल के लड़के ने लव मैरिज के लिए अपनी ही मां की हत्या कर दी। दिल दहला देने वाली ये घटना ख्याला के रघुवीर नगर इलाके की है। खुद आरोपी बेटे ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि उसने मां को अपनी शादी के लिए बोला था, लेकिन मां ने लव मैरिज कराने से मना कर दिया। ये बात बेटे सागर को नागवार गुजरी और उसने गुस्से में गला दबाकर अपनी मां की हत्या कर दी। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी बेटे सागर ने लूट की साजिश रची, लेकिन शक होने पर आरोपी सागर को स्पेशल स्टाफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी बेटे ने अपना अपराध कबूल कर लिया है और पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वो मंत्रियों को भी धमकाने लगे हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को फोन पर धमकी मिली है और उनसे 50 लाख की रंगदारी मांगी गई। हैरान करने वाली बात यह है कि रक्षा राज्य मंत्री को धमकी उस वक्त मिली जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ दिल्ली में थे, तभी उनके मोबाइल पर धमकी भरा मैसेज आया और अज्ञात गिरोह ने उनसे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। रक्षा राज्य मंत्री को धमकी दी गई है। उनके फोन पर 50 लाख रुपए रकम की फिरौती मांगी गई है। सीधे तौर पर संजय सेठ जो हैं वो दिल्ली से रांची लौटे हैं अपने आवास पर। दिल्ली में भी जो है पूरे मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। सर से बात कर लेते हैं। सर, दिल्ली में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है सर। अभी पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, पुलिस अपना देखेगी क्या है। जानकारी के मुताबिक इस मामले को लेकर रांची और दिल्ली में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई। हाँ, कल शाम को आया था, मैं दिल्ली में था और फिर वहीं पे पुलिस अधिकारियों को हमने कहा, डीसीपी अन्य अधिकारी आए थे, फिर डीजीपी झारखंड को हमने बता दिया पुलिस का काम है, हम अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रहे हैं। शुरुआती जांच में पता चला कि धमकी रांची के इलाके से दी गई है, जिसके बाद एंटी टेरर स्क्वाड ने झारखंड में जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसियां धमकी भरे मैसेज का डेटा खंगाल रही हैं और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धमकी किसने दी। यूपी के कन्नौज में ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब उन लोगों की क्लास लगाते दिखाई दे रहे हैं जो सड़क पर फर्जी वीवीआईपी कल्चर और नियम तोड़ते नजर आ रहे हैं।
यही वो इंस्पेक्टर साहब हैं जो नियम तोड़ने वालों की क्लास लगाते नजर आ रहे हैं। पहले तो इंस्पेक्टर साहब ने एक कार को रुकवाया जो नियम कानून को ताक पर रखकर गाड़ी में लाल और नीली बत्ती लगाकर टशन में चल रहे हैं। देखिए कैसे इंस्पेक्टर साहब ने फर्जी वीवीआईपी कल्चर और नियम को तोड़कर कार में लाल नीली बत्ती लगाकर चलने वालों की क्लास लगाई। ये लाल नीली बत्ती ये जो लगाई है ये इलीगल है, जलाओ ना यार। अरे जला के दिखाओ इसको जला के दिखाइए। हाँ ये देखिए लाल नीली बत्ती है। रात में जो है तो वीआईपी कल्चर को ये फॉलो कर रहे हैं, जबकि ये वीआईपी से कहीं दूर तक के इनका रिश्ता नहीं है। क्यों भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो? लगवा ली थी, नहीं लगवा ली थी, क्यों लगवा लिया आपने? क्लास लगाने के बाद इंस्पेक्टर साहब ने लाइट जब्त कर युवकों को छोड़ दिया और कोई चालान नहीं काटा। अब आपको छोड़े दे रहा हूँ मैं, अब आपका चालान नहीं कर रहा, वरना इसमें मैं आपको फाइन करता, मालूम है कितना? 10,000 करता। लेकिन आप सरेंडर हो गए, आपने इसको निकाल दिया, अच्छी बात है, दोबारा मत लगाइएगा। इंस्पेक्टर साहब ने नियम तोड़ने वालों को चेतावनी देकर उन्हें जाने दिया और कोई फाइन नहीं लगाया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। कट्टरपंथी अब हिंदुओं की सोच को टारगेट कर रहे हैं। अब हिंदू प्रोफेसर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। इस्लामिक कट्टरपंथी हिंदू शिक्षकों और प्रोफेसरों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। छतरग्राम जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक प्रोफेसर को कट्टरपंथियों ने इस्तीफा देने के लिए डॉक्टर अनुपम सेन प्रीमियर यूनिवर्सिटी के कुलपति थे। इस्लामवादी छात्रों ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। अनुपम सेन सामाजिक विज्ञान के प्रसिद्ध प्रोफेसर थे। अनुपम सेन कुछ बेस्ट सेलर पुस्तकों के लेखक भी हैं। कट्टरपंथी जिहादियों ने प्रोफेसर अनुपम सेन को डराया धमकाया और उन्हें जबरन इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट कर रहे हैं। सरेआम हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा है, उनके घर उजाड़े जा रहे हैं और यूनुस सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में अब अखिल भारतीय इमाम संगठन के चीफ ने भी आवाज उठाई है। आज जिस तरह के हालात वहां पर बिगड़ रहे हैं, मैं मोहम्मद यूनुस साहब जो वहाँ के चीफ एडवाइजर हैं, उनसे अपील और गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि वो फौरी तौर पर जो वहाँ पर तशद्दुद हो रहा है, जो लोग जुल्म ज्यादतियाँ कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अखिल भारतीय इमाम संगठन के चीफ ने बांग्लादेश सरकार से इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास को भी रिहा करने की अपील की। लेकिन सवाल ये है कि कट्टरपंथी जल्लादों को खुली छूट दे चुकी यूनुस सरकार पर इस अपील और निंदा का कितना असर पड़ेगा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार के बढ़ते मामलों के बीच एक विवादित बयान सामने आया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के नेता राहुल कबीर रिजवी ने भारत विरोधी बयान दिया है। बीएनपी नेता ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। विरोध प्रदर्शन त्रिपुरा में बांग्लादेश के उच्चायोग में कथित तोड़फोड़ और बांग्लादेशी झंडे के अपमान के खिलाफ किया गया। इस दौरान भारतीय साड़ी को जलाकर भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की अपील की गई। यही नहीं, प्रदर्शन के दौरान बीएनपी नेता ने भारत विरोधी भड़काऊ बयानबाजी भी की। रिजवी के जहरीले बोल यही नहीं थमे। अपने नफरती भाषण में रिजवी ने भारतीय नेताओं और मीडिया पर भी उंगली उठाई। बिहार के दरभंगा में राम बारात पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी कर दी, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हैं। बवाल उस समय हुआ जब राम बारात निकाली जा रही थी। इस दौरान वाजिदपुर में असामाजिक तत्वों ने बारात पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसमें भगवान राम, सीता, लक्ष्मण सहित कई कलाकार और लोग चोटिल हो गए, जिसके बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया। सूचना मिलते ही तुरंत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। वो बारात निकली थी राम सीता को लेकर के, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, जिनको रथ पर बिठा करके यहाँ से ले जाया गया था। और जब वाजिदपुर पठान टोली के पास से पहुंचा था, उस पर हमला हो गया। और हमला इतना तेज हुआ कि उसमें जो बच्चे राम, सीता और लक्ष्मण के भूमिका में थे, उन पर भी पथराव हो गया। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि पत्थरबाजी किसने की। स्थानीय मुस्लिम महिलाएं बारात में शामिल लोगों को दोषी बता रही हैं, जबकि राम बारात में शामिल लोग मस्जिद के मौलाना और स्थानीय मुस्लिम युवकों को दोषी बता रहे हैं। फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात है और मामले की जांच की जा रही है।
बिहार के मोतिहारी में चावल कंपनी रिपुराज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी रही। खास बात यह है कि आयकर की टीम छापेमारी के लिए फिल्मी अंदाज में बाराती बनकर के वहां पहुंची ताकि किसी को शक ना हो। आयकर की टीम में करीब 100 लोग शामिल थे जो 40 गाड़ियों में बैठकर वहां पहुंचे। सभी गाड़ियों पर बाकायदा शादी का पैम्फलेट लगाया गया था जिस पर लिखा था अविनाश संग नेहा। रिपुराज ब्रांड चावल की फैक्ट्री सहित रिपुराज से जुड़े दूसरे ठिकानों पर भी आयकर अधिकारियों ने धावा बोला। आयकर विभाग की टीम के अंदर दाखिल होते ही मेन गेट को बंद कर दिया गया। मोतिहारी के प्रसिद्ध राइस मिल रिपुराज चावल निर्माता के यहाँ छापेमारी न सिर्फ उनके मिल पे हो रही है बल्कि इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखला रहे हैं। ये उनके सीए का ऑफिस है जो कि मोतिहारी शहर में है। सीए आनंद कुमार और उनके ये ऑफिस पे भी सीए के ऑफिस पे भी छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी कितने बड़े स्तर पर की गई, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आयकर अधिकारी रिपुराज के सीए के दफ्तर भी पहुंचे और वहां भी फाइलों को खंगाला। पूरा से संबंधित सूचना के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए कल 12 बजे के आसपास इनकम टैक्स की टीम हमारे यहाँ आई हुई है। मेरा हेड ऑफिस रक्सौल में है, वहाँ भी गई हुई है और ये सेकेंड ऑफिस मोतिहारी है यहाँ। दरअसल रिपुराज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड बहुत कम समय में एक बड़ी कंपनी के रूप में उभरी। इसके चावल की सप्लाई विदेशों में होती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग ने पहले जमीन में उनके निवेश की जांच की और पाया है कि उनके आयकर रिटर्न उन निवेशों से मेल नहीं खा रहे हैं जो करोड़ों में है। हालांकि आयकर विभाग की कार्रवाई में क्या क्या मिला, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई। हीरो की नगरी मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरे की नीलामी के दूसरे दिन भी करोड़ों के डायमंड बिके हैं, जिसमें आकर्षण का केंद्र रहा 32 कैरेट 80 सेंट का जेम क्वालिटी का हीरा जो स्वामी दीनपाल नाम के मजदूर को मिला था। ये हीरा करीब 2.25 करोड़ रुपए में बिका। इसके खरीदार थे पन्ना के हीरा व्यापारी सत्येंद्र जड़िया। पन्ना में हुई हीरो की नीलामी में रौनक देखते ही बन रही थी। 3 दिनों तक चली इस नीलामी में कई बेहतरीन हीरे बिके, लेकिन सबसे चर्चा में रहा 32 कैरेट 80 सेंट का एक बड़ा हीरा। हीरा अधिकारी ने बताया कि नीलामी के आखिरी दिन 22 ट्रे में 25 हीरे रखे गए थे। इस नीलामी में पन्ना के अलावा सूरत, गुजरात, राजस्थान जैसे कई जगहों से व्यापारी आए थे। सभी व्यापारियों में हीरे को लेकर काफी उत्साह नजर आया। महिलाओं से चेन स्नेचिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई का है, जहां एक आरोपी सरेआम एक बुजुर्ग महिला से चेन छीन करके फरार हो गया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में आरोपी महिला के गले से चेन छीनकर भागता हुआ दिखाई दिया। ये महिला जैसे ही गली में पहुंची, वहां एक लड़का आया और पता पूछने के बहाने उस महिला से बातचीत करने लगा। वो लड़का काफी देर तक उस महिला से बात करता रहा। जब उसे लगा कि गली में और कोई नहीं है, तब उसने झट से महिला के गले से सोने की चेन खींची और वहां से फरार हो गया। जिसके बाद ये महिला रो रो कर शोर मचाने लगी। बताया गया कि हड़बड़ाहट में भागते समय आरोपी के हाथ से चेन छूट गई। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस छानबीन में जुट गई। हालांकि पीड़ित महिला ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया। अपनी माता जी से कहो कोतवाली में आ जाएं तो उनका मेडिकल होगा। तो हम इतनी क्षमता मेरे अंदर है नहीं, मेरे घुटनों में चलने में बहुत प्रॉब्लम है। वहीं पुलिस ने दावा किया कि नाबालिग आरोपी को पकड़कर उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। तमिलनाडु के त्रिची में रेलवे स्टेशन पर हवाला के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ। रेलवे पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति के बैग से 75 लाख रुपए कैश जब्त किए। तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पुलिसकर्मी सिक्योरिटी का जायजा ले रहे थे। उस समय हावड़ा से आई ट्रेन से काला बैग लेकर उतरे एक शख्स पर इन्हें शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उस शख्स की तलाशी ली और जब बैग खोला तो सुरक्षा कर्मी हैरान रह गए। बैग से 500 के नोटों की कई गड्डियां मिली जो लगभग 75 लाख बताई जा रही है। आरोपी के पास इन पैसों को लेकर उचित दस्तावेज भी नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने पैसे को जब्त कर लिया। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी शिवगंगा जिले के देवकोट्टई का रहने वाला आरोग्य दास है। फिलहाल रेलवे सुरक्षा पुलिस ने इसकी सूचना आयकर विभाग को देकर पैसे हैंडओवर कर दिए, जिसके बाद अब आयकर विभाग के अधिकारी इस संबंध में आगे जांच करेंगे। जब्त 75 लाख रुपए हवाला के बताए जा रहे हैं। यूपी के संभल में हुई हिंसा को लेकर के मुरादाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक मुस्लिम महिला को पुलिस की तारीफ करना भारी पड़ गया, जिसके बाद उसके पति ने उसे 3 तलाक दिया।
आरोपों के मुताबिक महिला संभल हिंसा से जुड़ा एक वीडियो देख रही थी और पुलिस के सेल्फ डिफेंस में उठाए गए कदम का समर्थन किया था, जिससे नाराज होकर पति ने उससे मारपीट की और तलाक भी दे दिया। अपनी जान की रक्षा करने के लिए, अपनी हिफाजत करने के लिए इंसान को जो सही लगता है, अगर वो उस वक्त करता है सेल्फ डिफेंस में, तो वो कोई गलत नहीं है। मैं किसी का साथ नहीं दे रही हूँ, मैं एक नॉर्मल बात कर रही थी। तो बोले अच्छा तू तो पुलिस वालों का तो साथ देगी, पुलिस वाले तो तेरे माई बाप हैं। पूरा मामला थाने तक पहुंच गया और पुलिस ने केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने अपने पति के ऊपर यह आरोप लगाया है कि वो एक संभल प्रकरण से जुड़ा हुआ एक यूट्यूब देख रही थी और पति ने उसको देखने से मना किया। चूंकि वो नहीं मानी तो उसके बाद उसने उनको तलाक दे दिया। दरअसल संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें पत्थरबाजी भी हुई। इस दौरान फायरिंग में 5 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार संभल में इसकी जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा की जांच में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद जो चौंकाने वाली बात सामने आई, उसमें 6 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं और ये कारतूस पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस के बने हुए हैं। इस खुलासे के बाद पुलिस संभल के उन इलाकों में जाकर लोगों के हथियार लाइसेंस चेक कर रही है जहां हिंसा हुई थी, गोलियां चली थी। हिंसा प्रभावित इलाकों में लाइसेंस की चेकिंग हो रही है, कारतूस की भी जांच की जा रही है। पुलिस को लाइसेंसी बंदूक से इन कारतूसों के इस्तेमाल का शक है, क्योंकि 24 नवंबर को संभल में हुई फायरिंग के बाद पुलिस ने 10 कारतूस बरामद किए थे, जिनमें पाकिस्तान में बने हुए कारतूस भी मिले थे। सर्च ऑपरेशन में अमेरिका मेड खोखा भी बरामद हुआ था। 3 दिसंबर को खोखे मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ, सबसे पहले 3 दिसंबर को 6 खोखे मिले थे, जिससे साजिश की परतें खुल गई थी। उसके अगले दिन यानी 4 दिसंबर को पुलिस ने फिर सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें पाकिस्तान में बना कारतूस मिला और फिर 5 दिसंबर को खोखे मिले, जिसमें मेड इन अमेरिका लिखा हुआ था। इसके बाद ये आशंका और मजबूत हो गई कि संभल की हिंसा में पाकिस्तान का कनेक्शन है। यही नहीं, पुलिस आतंकी कनेक्शन के सबूत भी तलाश रही है। आरोपियों के मोबाइल की जांच की जा रही है। विदेशी फंडिंग का भी पता लगाने की कोशिश है। पुलिस हर एंगल से जांच करके ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि संभल में साजिश के कितने किरदार हैं। यूपी के संभल में पुलिस ने एक फर्जी पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये फर्जी पत्रकार सोशल मीडिया पर संभल हिंसा में मारे गए लोगों के नाम पर वसूली कर रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और फर्जी पत्रकार को धर दबोचा। इस दौरान आरोपी का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें संभल हिंसा में मारे गए लोगों को शहीद बताते हुए आरोपी लोगों से मदद की अपील करता दिखाई दिया। आरोपी ने बाकायदा इसके लिए सोशल मीडिया पर अपना QR कोड भी जारी किया था। बस संभल में एक हादसा हुआ है जिसमें कई मेरे भाई शहीद हो चुके हैं। उनमें कुछ घर ऐसे हैं जिनके खाने पकाने का जो सहारा था वो वही लोग थे जो जा चुके हैं दुनिया से। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और जो आपसे सपोर्ट हो जाए वो आप प्लीज़ मुझे करिए। दरअसल आसिम रजा जैदी मुरादाबाद के एक लोकल अखबार के लिए काम करता था, लेकिन अखबार की नौकरी छोड़ने के बाद भी वो उस अखबार का ID कार्ड दिखाकर लोगों से वसूली करता था। सारी वसूली की पूरी डिटेल है वो उनके अकाउंट से पता की जाएगी, किसके सहयोग से और इनके साथ और कौन कौन सम्मिलित था, उन सबकी भी जाँच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के अकाउंट को सीज करा दिया है और आगे की छानबीन शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में खुलेआम शराब पी रहे 4 युवकों का नशा पुलिस ने उतार दिया। दरअसल ये चारों युवक वहां के दशहरा मैदान में बैठकर के खुलेआम शराब पी रहे थे। तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस ने उन चारों शराबियों को सरेआम सजा दी और उन्हें खुले में शराब पीने के खिलाफ कड़ा संदेश दिया। सबसे पहले पुलिस ने चारों को एक ऊंचे चबूतरे पर मुर्गा बनने की सजा दी, साथ ही उनसे उठक बैठक भी करवाई। इतना ही नहीं, चारों युवकों का नशा उतरने के बाद पुलिस ने उनका शहर में जुलूस भी निकाला। इस दौरान आरोपी कान पकड़े हुए थे, जबकि उनके आसपास पुलिस वाले खड़े थे। दरअसल शराबियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस इन दिनों लगातार मुहिम चला रही है। इसी के तहत पुलिस गश्त पर निकली थी। तभी दशहरा पार्क में शराब पी रहे चारों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया और उनका जुलूस निकालते हुए उन्हें थाने ले गई। राजस्थान के दमोह में नशे में धुत एक शराब माफिया की गुंडागर्दी कैमरे में कैद हुई। शराब माफिया सड़क पर चलते लोगों को धमका रहा था। अब वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सफेद कपड़े में जो शख्स नजर आ रहा है उसको भी सुनिए। वो कह रहा है कि इलाके में उसकी शराब बिकेगी और कोई नहीं रोक सकता। अपनी पहचान बताते हुए वो गर्व से कह रहा है कि वो वही नरेंद्र दुबे है जिसने बबलू दुबे की हत्या की है और ये बात ठीक से समझ लो। जानते ही नहीं है तुम आवे हमें
शराब माफिया के साथ उसके लोग भी हैं जो सड़क पर खड़े लोगों को धमका रहे हैं। शराब माफिया नरेंद्र दुबे काफी देर तक सड़क पर हंगामा करता रहा। पूरे गांव बंद हो गई हो, पता नहीं कहाँ नहीं गाड़ी छोड़ दे अपन जहाँ तक जाई है छोड़ मारो कौन है तुम जा तुम कहाँ। अब ये वीडियो वायरल हुआ तो बवाल मच गया। जांच हुई तो पता चला कि ये वीडियो पथरिया इलाके का है। शराब माफिया नरेंद्र दुबे एक नेता की हत्या के केस में जेल में था और जमानत पर बाहर आया था। जेल से बाहर आने के बाद वो शराब का अवैध कारोबार कर रहा है और उसके गुर्गे गांव-गांव शराब की सप्लाई करते हैं। इसी का एक गुर्गा स्कूटी में शराब लेकर जा रहा था, लेकिन नशे के खिलाफ अभियान चला रहे एक सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ लिया तो शराब माफिया नरेंद्र ने उसे सरेराह धमकाया। बहरहाल इस वीडियो का एसपी ने संज्ञान लिया है और मामले की जाँच की जा रही है। यूपी के रायबरेली में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से घायल हुए उल्लू को लोगों ने बचा लिया। घायल हालत में पेड़ पर फंसे पक्षी का लोगों ने क्रेन से रेस्क्यू किया। क्या यार? जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें एक पेड़ की पत्तियों के झुरमुट में एक उल्लू घायल हालात में फंसा हुआ था। ऐसा बताया गया कि वो चाइनीज मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया था और बुरी तरह से दर्द में छटपटा रहा था। जब लोगों की उस पर नजर पड़ी तो इसकी सूचना भवन के कर्मचारियों को दी गई, लेकिन काफी ऊंचाई पर होने की वजह से उसे उतारना मुश्किल हो रहा था। जिसके बाद लोगों ने क्रेन मंगवाई, जिस पर एक शख्स ऊपर की ओर चढ़ा और उल्लू को पेड़ से उतारा गया और उसे वन विभाग के हवाले कर दिया। दरअसल चाइनीज मांझा इतना तेज होता है कि इससे कई बार इंसानों की गर्दन तक कट जाती है और ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं जिसमें चाइनीज मांझे से लोगों की मौत हुई है। इतना ही नहीं, साल 2017 में एनजीटी ने इस जानलेवा मांझे की बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगा दिया था। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ढाबे में आग लगा दी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। ढाबे में यह आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में आग ने पूरे ढाबे को अपनी चपेट में ले लिया। पूरा ढाबा धू कर जलने लगा। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली और कुछ ही देर में पूरा ढाबा जलकर राख हो गया। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। 1.5 लाख का नुकसान हुआ, सब मर गए। लोन लेके ढाबा खोले रात से। हम किस्त भी लाए, पूरी मिलता है। क्या महीने से ढाबा चल रहा था? 2 साल से हमारा ढाबा चल रहा था। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन बताया गया कि पुलिस के सामने भी दोनों पक्षों में मारपीट हुई। बाद में पुलिस ने मामले को शांत कराया और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी हो चुकी है, आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मौके पर तुरंत पुलिस ने पहुंचकर रिस्पॉन्ड किया और वहां पे कानून व्यवस्था को कंट्रोल किया। ये घटना देवा कोतवाली क्षेत्र के बाराबंकी रोड स्थित पलटा गांव के पास की है। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों में काफी पहले से विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। उत्तराखंड के बागेश्वर में भालू फैमिली को रिहायशी इलाके में घूमता देखा गया। लोग डर गए। भालू और उसके 2 शावक जंगल से निकल करके दरअसल एक गांव के करीब घूमते देखे गए, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भनार गांव में बुधवार को 2 शावकों के साथ भालू दिखने से ग्रामीण दहशत में आ गए। उनकी चिंता तब और अधिक बढ़ गई जब वह रिहायशी इलाके की तरफ दौड़ने लगा। ही ग्रामीणों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और हो हल्ला कर उसे जंगल की तरफ वापस खदेड़ दिया। भालू फैमिली के जंगल लौट जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। जिस वक्त भालू ग्रामीण इलाके में घुसे थे, उस वक्त गांव के ही कई लोग लकड़ी लेने और जानवरों को चुगाने के लिए जंगल गए थे। उन्हें अपने और साथ ही अपने जानवरों की चिंता सताने लगी। हालांकि अच्छी बात ये रही कि भालू ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वन अफसरों का कहना है कि इन दिनों भालू धूप सेकने के लिए जंगल से निकलता है। ऐसे में ग्रामीणों को सजग रहना होगा। हालांकि वन विभाग गांव में एक गश्ती टीम भेजने की बात कह रही है। कश्मीर और लद्दाख में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। कई इलाकों में तो तापमान माइनस के नीचे भी पहुंच गया है। आईएमडी ने इस बार ला नीना के प्रभाव के कारण भीषण ठंड की भविष्यवाणी की है और कश्मीर में इसका असर नजर भी आ रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में भीषण शीतलहर चल रही है। श्रीनगर में तो रात का तापमान -4.1 डिग्री तक पहुंच गया। पेड़ों पर बर्फ जमी है। झीलों और नदियों का पानी जम रहा है। शीतलहर की वजह से लोगों का बुरा हाल है। डल झील तो जैसे कोहरे में कहीं खो गई है। हर तरफ बस घना कोहरा ही नजर आ रहा है। कश्मीर और लद्दाख घाटी ठंड की पूरी चपेट में आ गई है। हर तरफ कोहरा छाया हुआ है और तापमान जो है वो हर जगह 0 से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है।
कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ठंड से बचने के लिए लोग रास्ते में अलाव जला रहे हैं। कुछ लोग अंगीठियों का सहारा लेकर ठंड के प्रकोप से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आईएमडी ने इस बार कड़ाके की ठंड की भविष्यवाणी की है। ला नीना के असर की वजह से अनुमान है कि आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा। हालांकि कश्मीर में पर्यटक ठंड का आनंद ले रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई के बाद भी जानवरों की तस्करी के केस लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला मेरठ से सामने आया, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। सड़क पर बवाल, हंगामा और मारपीट की तस्वीरें यूपी के मेरठ जिले की हैं, जहां बंदरों की तस्करी करने वालों को कुछ युवकों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। दरअसल रुड़की रोड पर 5 बाइक सवार युवकों ने एक कार सवार को रोक लिया और जब कार का डिग्गी खुलवाया गया तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि उस कार में बोरियों में भरकर बंदर ले जाए जा रहे थे। बंदरों का जखीरा देख राहगीर गुस्से में भड़क गए और कार चालक की पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक इन युवकों को जानकारी मिली थी कि कार चालक बंदरों की तस्करी कर रहे हैं, जिसके बाद युवकों ने नागरिकता का फर्ज निभाते हुए बंदरों को तस्करों की चंगुल से बचा लिया। कार के अंदर 100 बंदर मिले, जिन्हें 12 बोरों में भरकर रखा गया था। राहगीरों ने बोरे खुलवाए और सभी बंदरों को पास के ही जंगल में छोड़ दिया। जैसे ही पुलिस को हंगामे की सूचना मिली तो मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया और आरोपी को पकड़कर कार समेत थाने लेकर आई। कार को सीज करके आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।